तो हे गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि आज होने वाला है मेरी ही वाइफ के साथ क्योंकि हम लोगों ने शुरू करने से पहले सोचा कि हम लोग एक दूसरे से ही शुरू करते हैं भाई पॉडकास्ट। तो आज मैं यशु का पॉडकास्ट लेने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताओ, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है अभी फ़िलहाल? एकदम मस्त चल रही है मेरी लाइफ, एक नंबर चल रही है। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके बचपन से। अपने बचपन के बारे में बताइए कुछ। बचपन की अगर मैं बात करूं तो बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा भोली भाली टाइप की बच्ची थी और ज़्यादा मुझे बस घर और स्कूल से मतलब था। और मैं अपने मुझे ज़्यादा ऐसा था कि मैं अकेले नहीं जा सकती स्कूल भी, और मुझे जाना है किसी ना किसी के साथ। तो मुझे या तो घर वाले छोड़ के आए या तो फिर मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ स्कूल जाती थी। तो क्योंकि मुझे डर लगा था रास्तों से, गाड़ियों से, तो मैं थोड़ा सा, आप बोल सकते हो कि जिसको बोलते हैं ना थोड़ा डरता हुआ बच्चा, घर से नहीं निकलना है, घबराहट होती है, तो वैसा कुछ था मेरा। ये कौन सी एज की बात बता रहे हो आप? ये मैं जब 6th और 7th में जब मैं पढ़ती थी, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको। ओके जी, आगे। तो उसके बाद मेरी स्कूलिंग कुछ ऐसी चली और मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स थे मेरे, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी, मैं बहुत शाय थी। और कुछ होता है ना, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ दोस्त आपके बड़े अच्छे से होते हैं और कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा अमीर फैमिली से हैं, हम ज़्यादा अच्छा खाते हैं, हमारे घर में डिश टीवी चलते हैं। उस टाइम पे आई थिंक उस टाइम पे डिश टीवी तो नहीं चलते थे, डिश चलती थी, सिर्फ वायर लगता था, एक ही बंदे के यहाँ पे कनेक्शन होता था और 100 रुपीज़ के वायर लगते थे कि अभी आपको अगर चैनल्स चलवाने हैं तो इतना देना पड़ेगा। तो कुछ आपके लाइफ में होते हैं ऐसे लोग जो फिर आपको ऐसा डाउन फील कराते हैं कि भाई हम ज़्यादा अच्छी जगहों से हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपने क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस किया है बचपन में? यस, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, भाई है, वैसे जॉइंट फैमिली है तो सारे ही लोग हैं। और 2005 तक मेरे पापा भी थे। 2005 के बाद वो नहीं रहे हमारे बीच। तो अभी सिर्फ मम्मी और भाई और मैं एंड मेरे हस्बैंड। ओके यशिका, आपने जैसे स्टडीज़ की बात की, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप स्टडीज़ में कैसे थे? मैं अगर मैं बात करूँ स्टडीज़ की तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में तो नहीं थी। एंड आप इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में किनको रखते हो? इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी मींस अगर आज का दौर अगर आप देखो या फिर पहले का भी अगर आप दौर देखो तो उस टाइम पे भी यही था कि आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं, आप कितने नंबरों से पास हुए हो, और आप कंपटीशन ये पहले से चलता आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस इतना फ़र्क है कि आज के टाइम के लिए ज़्यादा कंपटीशन है, उस टाइम के लिए उस टाइम का कंपटीशन ज़्यादा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी एवरेज रही हूँ कि मेरा 60, कभी 60, 65 या फिर 60 से बिलो भी रही हूँ बहुत बार। और उसके कुछ बहुत सारे पर्टिकुलर रीजंस भी रहे हैं, मे बी हो सकता है कि शायद वो हमारे बहाने हों, बट जैसे कि बचपन में मेरे साथ बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स रही हैं। तो उन मेडिकल कंडीशंस के जैसे कि मेरे को हार्ट में हॉल था, मेरे दिल में छेद था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट रहा है बचपन में, जिसके वजह से मेरे स्कूल्स में जाना और प्रॉपर एक टाइम दे पाना स्टडीज़ को, वो मेरा शायद नहीं हो पाया अच्छे तरीके से। और दूसरी बात, शायद बोलते हैं ना, माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपकी हर चीज़ पे, आपकी पढ़ाई पे भी। तो मेरी पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम के लिए मेरे दादा जो थे उन्होंने भी, वो भी 10th उन्होंने किया हुआ था, एंड मेरे फादर ने भी। तो 10th या 12th तक का तो था, बट उसके ज़्यादा कोई भी एजुकेटेड नहीं था। तो मुझे वहाँ से कोई गाइडेंस ऐसी नहीं मिली कि मुझे क्या करना चाहिए स्टडीज़ के लिए, मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटी नहीं थी उस दौर में हमारे पास। ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम चूज़ कर सके कि हमें किस लाइन में जाना है, हमें क्या बनना है।
क्योंकि उस 90s के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनको बस ये था अच्छा अभी 8th क्रॉस कर लिया, अभी 10th कर लेंगे, फिर 12th कर लेंगे, फिर ग्रेजुएट हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं कि हमको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, हमको किस लाइन में जाना है, या फिर बड़े होके हम क्या बनेंगे। मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम में कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। मी टू। मुझे क्योंकि कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो फिर मैंने कॉमर्स में कंप्यूटर्स लिया। तो अभी आप, जैसे आपने बोला कि मैंने पूछा आपसे कि इंटेलिजेंसी के बारे में, तो अभी आप क्या मानते हो, क्योंकि अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, Yes. तो आपको क्या लगता है कि इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है या टैलेंटेड होना ज़रूरी है? क्योंकि इंटेलिजेंट और टैलेंट में बहुत फ़र्क है। डेफिनेटली। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि हम सभी ने, अगर आप जानते हो तो 3 इडियट मूवी देखी है। एक होती है रट्टा मारना और एक होता है नॉलेज होना, कि आपने जो बुक में पढ़ा है आपने उस चीज़ को कितना समझा। एक होता है हमने रट लिया कि इसका आंसर ये है, एक होता है हमने समझ लिया कि इसका आंसर ये है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, आपने बिल्कुल सही बोला। तो इंटेलिजेंसी का मतलब मेरे लिए उस टाइम तो चलो बच्चे होते हैं तो इतना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मतलब है। उस टाइम पे बस यही होता है, अच्छा इसने अपना काम जल्दी कर लिया, इसने अपना होमवर्क टाइम से कर लिया। नहीं, मैं आज के टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे अच्छा। आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और आज जिसके अंदर टैलेंट है उसको आई थिंक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकता है अगर वो सोशल मीडिया पे है तो। डेफिनेटली। लेकिन अगर आज के टाइम की भी बात करूँ तो आपने बोला सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपने नहीं भी एक आपके पास डिग्रीज हैं तो भी आप अपना करियर सेट करके अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। बट मुझे एक चीज़ लगती है कि आप जब कोई चीज़ सीखने चलते हो बिना स्कूलिंग के, हालांकि ये सारी दुनिया जानती है कि जो भी हम किताबें वहाँ पढ़ के आते हैं उससे रिलेटेड जो भी हम जॉब करते हैं उसका उसमें कुछ नहीं आता। सब कुछ हमें वहाँ सीखना पड़ता है नई तरीके से। तो वो हर चीज़ हमें काम में ही मिलती है करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली हम वहीं करते हैं सारी चीज़ें, तो हमें तब पता चलता है। तो सोशल मीडिया पे अगर मैं बात करूँ ना जाने की या ज्वाइन करने की या मनी अर्न करने की, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इनबिल्ट इंटेलिजेंसी होनी चाहिए उसको सीखने के लिए भी। हाँ, उसको सीखने के लिए भी। और मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर अपना एक हिडन टैलेंट होता है, और बस हमें अपने पहचानने की देर है कि हम उसको पहचान सके कि हम किस चीज़ में माहिर हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरा बचपन जैसे कि बहुत ही ऐसा रहा है कि मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, इनोसेंट, उसको बोलते हैं भोला भाला नॉर्मल भाषा में। तो मैं वैसी भोली भाली टाइप की सीधी सी लड़की थी, तो मुझे कभी ऐसा रियलाइजिंग मैं नहीं कर पाई कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। इवन बहुत बार टेरेस उस टाइम पे मेरे बचपन के लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड, जैसे बेस्ट बडी बोलते हैं वो हो सकता है, आप कह सकते हो। तो टेरेस मेरा बेस्ट फ्रेंड था कि मैं छत पे घंटों घूमती थी, मुझे अच्छा लगता था पीस। और मैं सोचती थी अपने बारे में कि हर किसी के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ तो होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो मेरे अंदर ऐसा क्या है, बट मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता चला, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या चीज़ अच्छी है, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं आज का टाइम देखती हूँ ना अपना, तो मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अच्छा मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, मैं अच्छे से सवालों पे जवाब दे सकती हूँ। और मेरे जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये एक मेरा टैलेंट मुझे लगता है कि शायद है। बिल्कुल। तो हमको अपने टैलेंट्स के पता नहीं होता, तो ये चीज़ें होती हैं। आपका क्या ड्रीम था बचपन में? क्योंकि बचपन में हर किसी का ड्रीम होता है कुछ ना कुछ बनने का, तो आपका ऐसा क्या ड्रीम था? बचपन में जब आप छोटे होते हो तो जैसे कि मैंने बताया कि और फिर एक ऐसी फैमिली जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कहाँ किस रास्ते जाना है, बस आपको ये है कि आप स्टडीज़ करोगे। तो जब मुझसे कोई पूछता था बचपन में कि क्या बनना है बड़े होके, क्या करना है, पढ़ाई में भले मैं एवरेज थी लेकिन मेरी डेडिकेशन पूरी थी, चाहे वो 50% के लिए हो चाहे 60% के लिए हो। रोज़ स्कूल जाना, रूटीन से सारा काम टाइम पे करना, तो वो मेरा हमेशा से था। तो मैं हमेशा जब भी कोई मुझे पूछता था कि मुझे क्या बनना है बड़े होने के बाद, तो मैं हमेशा ऐसा बोलती थी कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है, बिना सोचे समझे, क्योंकि इतना तो मेरे को पता नहीं था। इवन जब मैं ये बोलती थी कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है, तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो एक अचानक ही बस मुँह से ऐसा निकलता था कि मुझे बैंक मैनेजर बनना है। तो मेरा ड्रीम ये था पहले तो बचपन से। हालांकि जब बैंक तक पहुंची तब ख्यालात, हालात, सोच सब बदल गई थी। ठीक है।
ओके, तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ अगर मैं बात करूँ अभी की क्योंकि मैंने बड़े होने के बाद ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। खाना बना के खिलाना मुझे बहुत पसंद है। खाना बनाने से मुझे इतना प्यार है कि अगर कोई 100 दुश्मन भी मेरे घर आएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि वो मेरे हाथ का खाना खा के जाए। क्या पसंद है आपको खाने में सबसे ज़्यादा? खाने में खुद के खाने के लिए राइस किसी भी सब्ज़ी के साथ चलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं। और क्योंकि मैं भी 90s की हूँ और आप भी 90s के हो जी, तो मैं पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आज के टाइम में तो भाई बहुत सारी चीज़ें बच्चों के खाने के लिए इतने सारे स्नैक्स, चिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल। अपने 90s में ना बहुत अलग होता था जो स्नैक होता था। तो आपको अपने 90s की कोई एक नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी उस टाइम की खाने में? आपने जैसे कि बताया है कि 90s का बचपन बहुत अलग था और मैं भी एग्री करती हूँ। जो बचपन 90s के बच्चों ने जिया है वो आजकल के बच्चे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी लाइफ तो वीडियो गेम एंड बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं एंड वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा। हम लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़ से हुआ करते थे उस टाइम में। और नो डाउट आज के टाइम में बहुत लाखों वैरायटीज़ हैं खाने के लिए। हमारा जो टाइम था ना, हमारे टाइम में फ़ास्ट फूड में अगर मैं बात करूँ तो हमारे छोटे होने तक ज़्यादा कुछ नहीं था। नूडल्स जिसको बोलते हैं चाउमीन, नूडल्स भी नहीं बोला करते थे उस टाइम पे, चाउमीन बोलते थे। चाउमीन आ गया था। मोमोज भी कुछ हद तक शायद थोड़ा लेट आया है। मोमोज नहीं, थोड़ा लेट आया है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा उस टाइम पे हमारे घर पे बचपन की बात कर रही हूँ, चाट और टिक्की, जिसमें हम खाने नहीं जाते थे, जिसमें गली के अंदर बेचने आता था। चाट टिक्की गोलगप्पे, चाट टिक्की गोलगप्पे, सिर्फ ये हमारा अगर मैं बात करूँ, और चाउमीन भी आ गई थी। तो ये हमारा उस टाइम का एक स्नैक्स बोल लो, फास्ट फूड बोल लो। और उस टाइम पे हाइजीन का भी कोई इतना ध्यान नहीं रखता था। मुझे आज भी याद है, हमारी गली में एक भैया आते थे और वो मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते थे, मुंह में जर्दा वर्दा, और वो आते थे टिक्की बेचने के लिए। तो वो कई बार टिक्की बनाते बनाते काम कर देते थे बीच में। और एक हमारी गली में आता था गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे, तो उसका भी यही हाल था। मतलब उस टाइम पे मेरा कहने का मतलब है कि हाइजीन को इतना ज़्यादा नहीं फोकस किया जाता था हाइजीन के ऊपर उस टाइम जितना आज किया जाता है। मतलब रेडी पे भी अगर आप जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इसने साफ सुथरा रखा हुआ है कि नहीं। लेकिन उस टाइम की चीज़ें मैं अगर बोलूँ ना, उस टाइम पे लोगों को इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का था भी नहीं, और लोग इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी टाइप करते भी नहीं थे जिस तरीके से आज के आप देखते हो। सोशल मीडिया का टाइम है तो वीडियोस बड़ी वायरल रहती हैं कि नाले का पानी यूज़ कर लिया जी, गोलगप्पा बनाया है तो, या फिर गंदी चीजें यूज कर ली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बहुत सारी चीजें चेंज हो, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी पीछे की चीजें हमें पता ही नहीं थी। पहले बेकरीज में मशीन नहीं होती थी, तो हाथों से नहीं, पैरों से आटा गूंदना, ये सब करना, तो वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये सब चीजें थी, तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ निकल के आ रहा है। जी, ओके, तो ये तो हो गई आपके बचपन की बात। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, या फिर स्कूलिंग से, मतलब बेसिकली 11th-12th के बाद से आपकी लाइफ कैसे रही? और हाँ, आपने बताया था आपके हार्ट में होल था, तो वो आपका कब रिकवर हुआ, कैसे रिकवर हुआ? ओके, तो मेरे बचपन से ही मतलब मुझे प्रॉब्लम्स थी हार्ट की बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा भागना चलना बोलना मेरा शुरू से ही नहीं था, एंड मेरा बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट भी रहा है। एक चीज़ और, उसमें जब आपके हार्ट में होल था तो आपको कैसा फील होता था उस टाइम पे? मतलब क्या फील होता है उसमें? मैं आपको बताती हूँ। मेरे को बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें पता चली हार्ट में हॉल है। मुझे उससे पहले सब यही बताया जाता था, क्योंकि अब इतनी बार मैं जाती थी चेकअप के लिए, हफ्ते में मैं 10 बार जाती थी, कभी कभी एक दिन में हम 2 डॉक्टर के पास भी जाते थे। तो छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तब मैं होंगी 5-6 साल की, मतलब जो मुझे याद है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो मेरे को बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं ज़्यादा भाग नहीं सकती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाती थी भागने पे, और मेरे को हार्ट में ना, मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरा दिल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। लाइक अगर आप किसी की हार्ट बीट चेक करना चाहोगे तो आपको उसको टच करना पड़ेगा हार्ट बीट चेक करने के लिए। बट मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट रहती थी कि मेरे कपड़ों के, मेरे टी शर्ट के ऊपर से दिखता था कि मेरा दिल धक 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 ऐसे कर रहा है। वो पूरा बीट दिखता था, सुनाई तो अलग चीज़ है, वो दिखता था।
तो वो सारी चीज़ें मैंने नोटिस की कि मुझे एकदम से ये प्रॉब्लम्स होती थी और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती थी। मतलब जब आपने डिस्कवर किया कि हार्ट में हो रहा है तो उससे पहले ये सिम्टम्स थे? ये सारे सिम्टम्स से मुझे पता, मतलब मैं ये सारे सिम्टम्स फील कर रही थी। बाकी मेरी फैमिली को तो वो ट्रीटमेंट के लिए मुझे कहाँ कहाँ ले जाते थे उस टाइम पे, तो उनको सारा पता था कि क्या प्रॉब्लम है। बट मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इस बारे में बहुत टाइम की बात, अगर मैं बात करूँ तो मैं अब से कम से करीबन 5 या 7 साल पहले मुझे ये चीज़ पता चली थी कि मेरे हार्ट में हॉल था। उस टाइम पे तो मुझे चीज़ पता भी नहीं चली जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी कि मेरे को वीकनेस होती थी, मेरे को जब मैं मॉर्निंग में उठती थी तो मेरे विजुअल्स क्लियर नहीं होते थे, मुझे एक जो अपन स्ट्रेट देखते हैं ना बिल्कुल स्टेबल नहीं था, वो शेक करता हुआ नज़र आता था। तो मैं सोचती थी कि यार ये मतलब क्या चीज़ें हैं। मेरे को बीपी लो की प्रॉब्लम काफ़ी पहले से है। पहले जब मैं खाना खाती थी तो मुझे ऐसे पता नहीं चलता था कि खाने में नमक ही कम है या मुझे नमक कम लग रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, वॉमिट आना, चक्कर आना, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स मेरे साथ रहती थी बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से मेरी स्टडीज़ पे भी कुछ हद तक फ़र्क पड़ा। वो एवरेज स्टूडेंट जो मैं रही हूँ, मुझे लगता है ये चीज़ है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लोग डरते थे मुझसे दोस्ती करने पे, क्योंकि मेरी मम्मी पहले जब जहाँ पे मेरा एडमिशन होता था वहाँ पे प्रिंसिपल से स्पेशली बोलती थी कि मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उस पर चिल्लाना मत, उसको आराम से ट्रीट करना। और मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, बहुत ही छोटे की बात है। और मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, मुझे आज भी याद है। और 4th स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी ने जब प्रिंसिपल को ये चीज़ बोली कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मुझ पर मतलब शाउट ना करे कोई भी टीचर, और मतलब मेरा ध्यान रखे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वहाँ पे मेरी एक क्लासमेट आई, मेरे को याद है 4th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ 7 बच्चे थे, और वहाँ पे एक मेरी क्लासमेट आई। और वहाँ पे मैं तब 4th स्टैंडर्ड में मैं पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी। और वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत कोशिशें की। मैं पहले बहुत डरती थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती थी। तो वहाँ का सिलेबस एकदम से सब कुछ इंग्लिश में, सारी बुक्स इंग्लिश में चली गई, तो मेरे को डर लगता था कि कैसे मैं कवर अप करूँगी सारी चीज़ें। और वहाँ का स्टैंडर्ड भी थोड़ा अलग, बच्चे भी थोड़े से अंग्रेज, अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से, तो मैं मिक्सअप नहीं हो पा रही थी किसी के साथ। तो मैं मिक्सअप नहीं हो पाई। और मेरी क्लास में मेरे अलावा 6 बच्चे और थे जो अपना टिफ़िन लेके ग्रुप में बैठा करते थे, और मैं अकेले बैठती थी। बहुत ही मतलब मैं इनोसेंट तो थी उस टाइम पे, पता नहीं क्या था। तो मैं अपना टिफ़िन लेके अलग एक कोने में बैठती थी गार्डन में। एक दिन मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा कि अकेले क्यों बैठी हूँ मैं। तो मैंने बोला कि ऐसे ही मुझे ठीक अच्छा लगता है, तो मैं अकेले खा रही हूँ। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अभी मेरे कोई फ्रेंड्स वहाँ पे बने नहीं हैं। तो उन्होंने बुलाया बच्चों को और उन्होंने बोला कि मतलब मुझसे बातें करें और हम लोग ना मिक्सअप होके रहें साथ में। तो वहाँ पर मेरी एक क्लासमेट ने, मेरी एक बार तबीयत ख़राब हुई और मैं बहुत ज़्यादा घबराहट फील कर रही थी, जिसको घबराहट बोलते हैं, मतलब आपके जो ब्रीदिंग बहुत ऊपर नीचे हो रही है वैसा। तो मैं वैसे बैठी हुई थी, तो टीचर ने मुझे बोला कि आप हेड डाउन करके बैठो ऐसा, क्योंकि फैमिली से किसी ना किसी को बुलाते थे कि भाई बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो घर लेके जाओ। तो मतलब 4th क्लास का बच्चा, 4th क्लास में मैं थी और वो भी 4th क्लास में थी, और उसने मुझे बहुत बड़ी बात बोली थी जो मुझे आज समझ आता है, सच बोल रही हूँ। आज मैं 31 साल की हूँ, आज मेरे को समझ आता है। उसने मुझे ये बोला था कि तू ना अपनी बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। एंड वो बात 4th क्लास में कितना बड़ा होता है बच्चा, उसके लिए बहुत बड़ी है। और तब वो बात मेरे सर के ऊपर से चली गई कि मुझे क्या बोला उसने, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम के लिए। और वो बात मुझे आज समझ आती कि मुझे कुछ ऐसा बोला गया था। तो वो भी एक टॉर्चर था कि मुझे वहाँ पे, मतलब आप मानोगे मैंने बहुत ज़्यादा मैं पढ़ती थी, मैं प्रैक्टिस करती थी कि मैं जो भी हमको मिला है लर्न करने के लिए, जो भी हमको होमवर्क मिला है वो मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ। और वो बच्चे ऐसे थे कि मेरे पास आके मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे। तो मुझे हरासमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलती थी कि ये चैप्टर मैंने लर्न कर लिया, तो वो बोलते ऐसे कैसे तूने लर्न कर लिया, हमसे तो हुआ नहीं है, हम टॉपर हैं। तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे, चल सुना, रैगिंग जिसको बोलते हैं आज के तारीख में। तो मुझे इस तरीके का टॉर्चर मिला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और वो मेरे को ऐसा समझते थे कि मैं बहुत अछूत हूँ, इससे तो बात ही नहीं करनी, ऐसा वाला था। सो हैरासमेंट मुझे यहीं से मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, अभी तो जैसे मैं फिर से बोलूँगी कि सोशल मीडिया, तो अभी ये रैगिंग, क्योंकि आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, और कॉलेजेस में, स्कूल में भी लोग फ़ोन ले ही जाते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जो जैसे छोटे, जैसे आपने अपनी एज बताई, उस एज में अगर हरासमेंट हो बच्चों के साथ, तो मतलब क्योंकि बच्चा तो कुछ नहीं बोलेगा, तो वहाँ पे पेरेंट्स को आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनके साथ कैसा बॉन्ड रखें कि बच्चा आपको खुद बताए कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं?
देखो, पहले तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है हर पेरेंट्स के लिए, आई नो कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये बात कि हमको हमारे बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए, इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि वो आपको हर एक चीज़ बता सके बिना इस डर के कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, कहीं वो मुझे गलत तो नहीं सोचेंगे। मतलब आप उनके साथ इतना फ्रेंडली हो जाओ, ऐसे दोस्त बन जाओ उनके कि वो हर एक बात आपको आके बता सके, ताकि उनको वो हैरासमेंट ना सहना पड़े। वो जो उनको क्योंकि सामने वाला जो है ना वो भी बच्चे ही हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप उनके इतने करीब चले जाओ कि आपको हर एक चीज़ पता हो उनके बारे में। तो बेसिकली उनको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड था? मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था मेरा। एंड मम्मी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था। मेरे को कुछ चीज़ें जो यहाँ से मिली हैरासमेंट में, एक बार इसी स्कूल में जिसकी मैं बात बता रही हूँ, यही सब हैरासमेंट के बीच में एक उनकी कभी फेवरेट टीचर हुआ करती थी बाकी के 6 बच्चों की, जो हर सैटरडे उनको हॉरर स्टोरीज सुनाती थी। आज मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ। तो मुझे वो हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पेन में थी, मैं घबराती थी, मैं अकेले मतलब कहीं जा नहीं सकती, तो मुझे डर लगता है। तो हॉरर स्टोरी सुनना और वो चीखना चिल्लाना मेरे से झिलता नहीं था कि कोई चीखे चिल्लाए, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। तो मुझे वो चीज़ें नहीं समझ आती थी, तो मैं शांत बैठी रहती थी। तो अभी उस टीचर को ऐसा लगता था कि, और हाँ सबका लंच शेयर करती थी वो बैठ के उनके साथ, तो उनको बड़ा कूल लगता था टीचर हमारे साथ बैठी है, और मैं वैसी नहीं थी। तो एक बार उसने पता नहीं किस चीज़ के ऊपर मेरे को बुलाया कि मतलब तुम ऐसे यहाँ पे ऐसे बैठी रहती हो, तुम कुछ परफॉर्म नहीं करती, ऐसे करके, और मेरी टाई खींची। 4th स्टैंडर्ड की बात है ये, मेरी टाई खींची और मुझे थप्पड़ मारा उसने। मैंने कुछ बोला नहीं, ऑब्वियसली क्या बोली, मैं छोटी सी बच्ची हूँ। तो मैं घर गई, मेरे को आज भी याद है, मैं घर गई और मेरी मम्मी गाजर का हलवा बना रही थी उस टाइम पे। मैं घर जाके रोई। मैंने बोला टीचर का नाम लेके कि उसने मुझे मारा है। उसने मेरी टाई खींची, जिससे मेरी अभी भी आदत है बताने की। मैंने बोला मम्मी उसने मेरी हाथ से पकड़ के टाई खींची और उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो क्यों मारा थप्पड़ तुझे? मैंने कहा मुझे भूत की कहानी नहीं सुननी थी, मुझे डर लग रहा था। तो वो मुझे बोलती है पीछे बैठी रहती है, ये कुछ बोलती नहीं है ऐसे। और मैंने कहा बाकी सब बच्चों का टिफिन खाती है, मेरे पास नहीं आती ना, मैं टिफिन लेके जाती हूँ उसके पास। अच्छा तो उसने तुझे मारा? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो गई स्कूल में मुझे लेके, जाके उसका गला पकड़ लिया। उसको बोलती है आज ये पहला और आखिरी है तेरा, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो तेरे दोनों हाथ तोड़ के यहीं रख दूंगी। और प्रिंसिपल को जो डांटा वो अलग। फिर उन्होंने सॉरी बोला मेरी मम्मी को, और उसने टीचर ने भी सॉरी बोला कि आंटी सॉरी, मुझे मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी गलती मानी एंड ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद वो बड़ा मीठा बनने लग गई बिकॉज ऑफ माई मदर। ऐसा और कोई मेरे से लाड प्यार नहीं था उसको। तो बहुत बचपन की बातें हो गई, अभी थोड़े बड़े की बातें कर लेते हैं। जी। तो आप अपने बारे में बताइए कुछ, अपने बारे में, मतलब अभी आप क्या करते हैं और ये सब। देखो अभी अगर मैं बात करूँ तो 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है आप ही से। और बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे अच्छे बुरे पड़ाव आए हैं, बट उन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि दोनों के रिलेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो वो हम साथ में बैठ के सॉर्ट कर लेते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। सो अभी के लिए अगर मैं बोलूँगी तो बहुत अच्छा चल रहा है, और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि 24 आवर्स जब आप किसी के साथ रहते हो तो कभी ना कभी आपको बोर फील होता है। यहाँ पे अगर हम 24 घंटे साथ में रहते हैं तो अगर बोर फील हो भी रहा है तो थोड़ी सी झगड़ा कर लिया, थोड़ी सी मारपीट कर ली, थोड़ी नाराज़गी जता ली जानबूझ के, क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है। सो हो जाता है सॉर्ट फिर उसके बाद। ओके। तो आपने अपने आप को कैसे मतलब ये डिस्कवर किया कि आप एक लेस्बियन हो या एक LGBT कम्युनिटी से हो? ये बात है 2007 की, जब पहली बार मेरी लाइफ में एक लड़की आई एंड वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। और एक होता है ना स्कूल में एक कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसका कुछ ऐसे होता है नाम वाम सा,
तो कुछ ऐसा ही था। और जब मुझे पहली बार पता लगा कि लाइक कुछ ऐसा है, तो मतलब उसके बारे में पता लगा कि कुछ ऐसा है, तो मैं बहुत हंसी थी इस बात के ऊपर। एंड जैसे दुनिया आज रिएक्ट करती है, तो मैंने भी ऐसा रिएक्शन दिया था, ऐसे कैसे लड़की से प्यार हो गया, ऐसा वाला कुछ। आज बहुत हंसी आती है सोचती हूँ तो उस टाइम पे मेरा कुछ भी ऐसा रिएक्शन था, बट मुझे ऐसा पता नहीं था कि अगले कुछ और दिनों में मैं ही वहाँ पे प्यार में पड़ने वाली हूँ और मेरे साथ ही वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड जैसे ही मतलब मेरी उससे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद वो बहुत मतलब ऐसे फास्ट फॉरवर्ड जिसको बोलेंगे वो थी, और हमारी चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ी। और कुछ सालों तक तो आपको ऐसे पता ही नहीं चलता। और जैसे कि मैंने बोला ना कि हम 90s के बच्चे हैं, और उनको नहीं पता होता कि ये लेस्बियन होना क्या है, गे होना क्या है। उनको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता। या तो उनको ये लगता है कि हम सही कर रहे हैं, या तो उनको लगता है हम गलत कर रहे हैं, या तो फिर उनको ये लगता है कि हमको जो करना है हम करेंगे, बाकी सब दुनिया भाड़ में जाए। यही 2-3 कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे बंदा सोचता है। मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी एक्चुअली। मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये सोचने लगी थी कि जो लम्हा मैं जी रही हूँ ना, बस एक वही है मेरे पास। आने वाला कल क्या होगा, कैसे होगा, मैंने कुछ नहीं सोचना। आगे मैं साथ में रहूँगी, नहीं रहूँगी। और अगले 3-4 सालों तक मैं सिर्फ यही सोचती रही कि आखिर ये है क्या, ये प्यार हो रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मैं एक बहुत ही गंदे फेज़ में थी उस टाइम जब वो मुझे मिली। मेरे फादर चले गए थे, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अलोन फील कर रही हूँ, तो वहाँ पे उसने आके वो सारी चीज़ें फुलफिल कर दी, मेरे को संभाला। तो मैं ऐसा होता है बेसिकली नॉर्मली एक्चुअली अगर मान लो कि तो मतलब जैसे मान लो कि अगर आप एक, या फिर मैं ये पूछूं कि अगर आपको वो लड़की से पहले उसी टाइम पे कोई एक लड़का संभालता, तो आपको मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता था? अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मेरे को उसकी जगह कोई लड़का संभालता, मेरे को अट्रैक्शन हो सकता था, तो मैं इसके लिए बोलूँगी बिग नो। हालांकि ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, बट मेरे लिए है, क्योंकि मेरा जो माइंड था, मेरी जो सोच थी वो ये थी कि मुझे मतलब लड़कों से मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। मैंने कभी किसी से बात नहीं की। 2007 में मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मैंने कभी किसी से बात नहीं की। और मेरे जो फ्रेंड्स थी उनके साथ मतलब उनके फ्रेंड्स भी थे, रिलेशंस में भी थे, क्योंकि मेरे स्कूलमेट्स मेरी क्लासमेट सब मुझसे बड़े थे एज में। तो अगर मैं बोलूँगी कि नहीं, बट ये पॉसिबल है, मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, आपको खुद नहीं पता चलता। और उस सिचुएशन में हमको कभी ऐसे रियलाइज नहीं हो पाता, मतलब उस सिचुएशन में बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि उस सिचुएशन में हम जेंडर नहीं देखते, उस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि सामने वाला हमें प्यार दे रहा है कि नहीं दे रहा। बिल्कुल। और शायद कहीं ना कहीं ये मेरे साथ भी हुआ। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि 100% मैं बोल रही हूँ कि भाई कोई लड़का आता, तो आई डोंट नो, बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैं 90% तो मेरा ये था कि नहीं, लड़का नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी को एंट्री नहीं दी, आने ही नहीं दिया, अगर सच बोलूँ तो मैं तो ऐसा था। और वो लड़की थी तो फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि मुझे शुरू से ना मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे लोगों को अगर आपने नॉर्मल लव मैरिज भी कर ली सेम कास्ट में, तो वो एक्सेप्टेंस उसके लिए नहीं है कि लव मैरिज कैसे कर ली, ये भागना ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा ये था कि मेरे को कभी भी ऐसे नहीं जाना कि मेरा नाम किसी के साथ जुड़े और मुझे लोग बदनाम करें। मुझे अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार रहा है शुरू से कि मेरे पे कभी कोई उंगलियां ना उठे, तो मेरा शायद ये माइंडसेट हो चुका था। एंड जब वो मेरी लाइफ में आई तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा फील करती थी। सॉरी, बीच में हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और अभी हमारा कोई सेटअप नहीं है, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा सेटअप हम लोगों ने किया है बहुत है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बताइए कुछ। LGBTQ कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो जिनका इंटरेस्ट सेम सेक्स में होता है। अगर मैं लेस्बियंस की बात करूँ तो 2 लड़कियों के बीच में जो एक प्यार होता है, जो रिश्ता होता है। एंड गेज की बात करूँ तो 2 लड़कों के बीच में जो एज अ कपल एक रिश्ता होता है। और इसमें एसेक्सुअल, पेनसेक्सुअल, बायसेक्सुअल बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। और जितना आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो बेसिकली सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट जो लोग होते हैं वो LGBT कम्युनिटी में आते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो LGBTQ कम्युनिटी को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो? देखो, मैं LGBT कम्युनिटी को सिर्फ ये मैसेज नहीं देना चाहती, मैं ओवरऑल नॉर्मली सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ
कि आजकल पता नहीं चीज़ें बड़ी अलग हो गई हैं। आजकल लोग बेहतर से ज़्यादा बेहतरीन की तलाश में रहते हैं कि अब इससे बेहतर कुछ और मिले, इससे बेहतर कुछ और मिले। तो अपने एक बार जब आपका रिश्ता जुड़ा है और प्यार में आप साथ हो ना, तो आपको उसे निभाना चाहिए और आप उसे निभाओ। आप ये मत सोचो कि अभी सामने वाला फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर उसकी हेल्थ के इश्यूज़ हो गए या फिर कुछ भी रीज़न दे के आप उसको छोड़ने की कोशिश मत करो। एक बार अगर रिश्ता जोड़ा है तो फिर उसको निभाओ। फिर वो चीज़ें अलग हैं कि अगर कुछ और चीज़ें हो गई, लाइक अगर छोड़ने के कोई और रीजंस है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ये नॉर्मल रीजंस हैं तो फिर गलत है। आपको ऐसा लगता है कि लेस्बियन गे जो ये रिलेशन होते हैं, मतलब बेसिकली लेस्बियन और गेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते? ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते ये, और ऐसा भी नहीं है एक्चुअली इसमें, क्योंकि काफ़ी बार सेम नेचर, सेम जेंडर होने की वजह से काफ़ी सारे क्लैशेस आते हैं। यस, बिल्कुल आ सकते हैं मेरा क्लैशेस। पूछने का मतलब हुआ बट आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी वही बात बोलूँगी कि जैसे एक स्ट्रेट कपल में प्यार होता है, नफरत भी होती है, रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है, प्यार भी ख़त्म हो जाता है और लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, वैसे ही लेस्बियंस और गे में भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी से प्यार किया है या फिर शादी की, हमने भी क्योंकि शादी की है तो वो एक सही डिसीजन हो सकता है कि वो एक जल्दबाजी का डिसीजन हो। बहुत सारे लोग क्योंकि अपने आप को मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो बहुत बार समझ नहीं पाते कि हम प्यार में हैं या हमको अट्रैक्शन हुआ है ना। और बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग कुछ ऐसा भी होता है कि खुद को थोड़ा कूल दिखाना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, एंड हर कोई अपने बारे में जानता है और अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी हैं जो अपनी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कहना तो सही नहीं है। आपके हिसाब से प्यार का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ निभाना है, फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, चाहे सारी दुनिया एक तरफ होके आपके पार्टनर के बारे में कितना ही गलत क्यों ना बोल दे, चाहे कुछ भी इल्ज़ाम क्यों ना लग जाए, चाहे उसकी हालत बद से बदतर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज़मीन फट जाए, आसमान नीचे उतर जाए, भगवान भी आके कह दे कि नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, अगर आप प्यार में हो, अगर आपका रिश्ता है और आपने सच में प्यार किया। बट कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में कि हमें छोड़ना पड़ता है अपना प्यार, तो उसमें आप फिर क्या बोलोगे कि मतलब वहाँ पे प्यार था ही नहीं या प्यार था? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं था। बहुत बार सिचुएशन भी ऐसी होती हैं कि इंसान को छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलोगे कि दो लड़कियों में प्यार था और फिर बाद में एक ने ये बोला कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अब मुझे तो लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वो नहीं मान रहे, तो फिर ये बहुत बेहुदा है। क्योंकि आपको तो पहले से पता है आप दोनों लड़कियाँ हो, आपको तो पहले से पता है पेरेंट्स नहीं मानेंगे। बेसिकली वहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज दिखती हैं। एग्जैक्टली आपने एक इंसान के साथ प्यार किया, आप एक के साथ रिश्ते में थे, आपने दोनों ने डेडिकेशन से प्यार किया, लेकिन सामने वाला अभी भी कर रहा है। लेकिन जब निभाने की बात आई तो आपने उसको बोला कि फैमिली बीच में आ रही है, अब फैमिली को नहीं दुख देख सकते। जब आप प्यार में पड़े थे तब आपने फैमिली से परमिशन ली थी, जब आप फिजिकल हुए थे तब आपने फैमिली से परमिशन ली थी, जब आप इतने साल से साथ थे तब आपने फैमिली से परमिशन ली थी, जब आपने सामने वाले से प्रॉमिसेस किए थे, जब उसको ड्रीम्स दिखाए थे तब आपने फैमिली से परमिशन ली थी। फिर जब आज निभाने की बात आई है तब आपको फैमिली की परमिशन चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपने कमिटमेंट्स किए हैं और आपको सच्चाई पहले से पता है, अगर मैं किसी रास्ते से जा रही हूँ, मुझे पता है कि वो रास्ता टूटा हुआ है, आगे खाई है, मैं चलते जा रही हूँ, तो फिर उसमें गलत कौन हुआ, मैं या वो खाई? मुझे तो पता है ना आगे का अंजाम क्या होना है। तो फिर आप ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन तो नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप भगवान में कितना मानते हो? भगवान में मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, हद से ज़्यादा मानती हूँ। और मुझे लगता है कि और ये कब से मानने लगे? पहले से मानते थे या अब ज़्यादा मानने लगे? मैं अगर बात करूँ भगवान को मानने की तो सौभाग्य से मैं देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुई हूँ, हरिद्वार में, जहाँ पे जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, देवों की भूमि माना जाता है। और हरिद्वार में तो
बहुत ही, आपको पता है कितना बड़ा एक तीर्थ स्थल है वो। तो मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज़्यादा बचपन से। मुझे याद है आज भी, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, बहुत छोटी, जिसमें हम वाइट कलर की छोटी सैंडो और एक छोटा सा कच्छा जिस पे डैडीज़ बने होते हैं, बच्चों को पहनाते थे ना इलास्टिक वाले, मैं वो पहन के, एंड छोटी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा, और एक छोटी सी प्लेट लेके, और उसमें एक तरफ चीनी, एक तरफ हल्दी, और कनेर का अगर किसी को फूल पता है, येलो कलर का होता है, उस पर ग्रीन कलर के मटके से लगते हैं। किसी ने बचपन में बोला कि इसके अंदर ना शिवलिंग वाले भगवान होते हैं, तो वो लेके उसको छील के पूरा ऊपर वाला हरा उतार के वो लेके उस पर टीका वीका लगा के मैं मंदिर जाया करती थी सुबह शाम नंगे पैर। कभी मैं चप्पल पहन के मंदिर नहीं गई, तो मेरे घर वाले मुझे मंदिर से लेके आते थे, मैं घंटों बैठी रहती थी क्योंकि पूजा पाठ में, और आके सबको चीनी का एक एक दाना मैं प्रसाद के रूप में देती थी। तो मुझे बहुत बार मेरे कजन्स बड़े हैं मुझसे बहुत, तो मुझे बोलते थे कि ये तो हमारे दांत में भी नहीं लगा प्रसाद। तो मैं सोचती थी कि अगली बार मैं चीनी ज़्यादा लेके जाऊंगी घर से। तो मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और मुझे पता नहीं मैंने कब नवरात्रों के फास्ट रखने शुरू किए, कौन सी एज में, बट मुझे ये याद है कि मैंने बहुत छोटी उम्र से व्रत रखना शुरू कर दिया था, और बहुत टफ रखे हैं व्रत, निर्जल उपवास रखे हैं मैंने। 2 बार मैंने अपनी लाइफ में नवरात्रों के मीठे व्रत रखे हैं, जिसमें पूरे दिन आपको कुछ नहीं खाना। आई थिंक मैं शायद उस टाइम पे 7th 8th में थी, और पूरे दिन आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और रात को सिर्फ आप एक सांबक के चावल की जो खीर बनती है आप वही खा के उपवास तोड़ोगे, और वो मेरे से खाई नहीं जाती थी। मतलब मेरी ऐसा था। तो मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, एंड आज भी मैं उतनी ही हूँ। क्यों मानते हो भगवान में? भगवान में मैं क्यों मानती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं खुद मानती हूँ। आप भगवान में मानोगे या नहीं मानोगे, आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के भक्त बनोगे, ये आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। हमेशा भगवान अपने भक्त चुनते हैं। हम कभी भी किसी भगवान की तरफ नहीं जा सकते अगर उनकी इच्छा नहीं है तो। उन्होंने हमसे अपनी भक्ति करवानी है तो हम खुद ब खुद उनकी तरफ मुड़ जाएंगे। तो और मैं भगवान की भक्ति में, मैंने बोला ना, मैं बचपन से ही हूँ, और बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में। जैसे मेरे पापा चले गए, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था ये हमारा। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जैसे आपके फादर की डेथ हुई, तो वहाँ पे आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब मेरा इतना पूजा पाठ करने से भी मतलब ये चीज़ हो गई? मुझे उस टाइम पे कुछ हद तक ऐसा तो नहीं कि इतने पूजा पाठ करने से ये चीज़ हो गई। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे उस टाइम पे बस एक चीज़ लगती थी पापा के जाने के बाद, क्योंकि मुझे बचपन से हार्ट प्रॉब्लम थी, और मुझे तो बचपन से ही थी, बट मेरे पापा को बाद में मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई उनको, और जिसके वजह से मतलब वो चले गए। तो मुझे उनके जाने के बाद ऐसा लगता था, और मैं भगवान से ये शिकायत करती थी कि आप उनको क्यों ले गए? हार्ट प्रॉब्लम्स तो मुझे थी ना। मतलब मेरे बेसिकली यही वर्ड्स होते थे कि हार्ट प्रॉब्लम्स तो मुझे थी ना, तो आपको मुझे ले जाना चाहिए था, तो आप उन्हें क्यों ले गए? तो मुझे ये एक शिकायत रहती थी। और पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी ने तो मतलब ऑलमोस्ट घर से मंदिर ही हटा दिया था। वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ से टूट गई थी, जो कि मुझे लगता है कि जायज़ भी था कहीं हद तक, क्योंकि हम किसी की जगह आके नहीं समझ सकते कि उनका कितना बड़ा लॉस था। एंड बहुत साल तक वो पूजा पाठ में नहीं थी, बट मेरा ऐसा नहीं था, मैं मानती थी भगवान को हमेशा से। और इस चीज़ का, लेकिन ये लॉस कभी भी, मतलब इसके बारे में मैंने कभी भगवान से बात नहीं की पलट के दोबारा, सच बताऊं तो, क्योंकि वो ज़िंदगी के 4-5 साल 10 साल बड़े ही अजीबोगरीब बीते थे। मैं उन दिनों सो नहीं पाती थी, मुझे रातों को रोने की आवाज़ें आती थी, और मैं ये फील ही नहीं कर पाई बहुत सालों तक कि पापा हमारे साथ नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि वो अभी आएंगे, उनकी गाड़ी का आवाज़ आएगी, और मेरे पापा हमेशा फ्रूट्स लेके आना, और ये हमेशा चाट टिक्की हमारे घर में, मेरे पापा कभी खाली हाथ आए नहीं। तो मुझे ये लगता था कि अभी हॉर्न की आवाज़ आएगी, अभी बजेगा, और हम लोग नीचे जाएंगे सीढ़ियों से, और फिर हम लोग ऊपर आएंगे पापा के साथ। तो मैं ये कर ही नहीं पाई कभी इस तरीके की चीज़ें फील। और वो मुझे कभी ड्रीम्स भी अगर आते हैं उनके, तो कभी वो ऐसे मुझे नहीं दिखे कि मैं जा रहा हूँ। वो हमेशा मुझे ऐसे हंसते खेलते मिलते हैं, और कभी बस में ट्रैवल करते या घर वापस आते कि मैं आ गया, तो वो हमेशा मुझे नॉर्मल दिखे हैं। कभी ऐसा नहीं कि किसी बीमारी के जोन में दिखे। तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कि जैसे आप भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मानते हो भगवान में, और आपने भगवान से कुछ मांगा और वो चीज़ ही आपसे छिन गई,
तो उस मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो उस टाइम पे मतलब ऐसा करते हैं कि नहीं, मतलब छोड़ देते हैं भगवान को या मानते नहीं है फिर उसके बाद, तो ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि पता क्या है, हम इंसान जो पैदा हुए हैं ना धरती पे, हम अपने अच्छे बुरे कर्मों के साथ पैदा हुए हैं। हमारे पास हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हैं, तो हमें नहीं पता हमने क्या कर्म किए हैं। तो जितना आप अपनी डेस्टिनी में लेके आए हो ना, आप उतना ही रह पाओगे। आप स्टडी करते हो इसको, इन चीज़ों को? मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ती हूँ। मुझे न्यूमरोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है पढ़ने का, तो मैं वो पढ़ती हूँ। जैसा कि मुझे नंबर्स का काफ़ी शौक़ है कि मैं पढ़ूं कि किस नंबर के लोग कैसे होते हैं। 7 नंबर हो? यस, मैं 7 नंबर 7 नंबर बहुत सुपीरियर माना जाता है। यस। तो अगर मैं 7 नंबर की बात करूं, जो कि मैं पढ़ती हूँ 7 नंबर के बारे में, तो 7 नंबर के जो लोग होते हैं ना, सबसे पहले तो जैसे कि आप मुझसे पहले ही पूछ चुके हो, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन दिल के साफ होते हैं। 7 नंबर वाले कभी किसी को धोखा नहीं देते, एंड उनको हमेशा धोखा मिलता है। जो जहाँ तक मैंने स्टडी की है, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं 7 नंबर से बिलोंग करती, तो मैं इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ। नहीं, मैंने ये सारा स्टडी की है, और ये कोई 1-2 दिन की स्टडी नहीं है, मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ ये सारी चीज़ें। एंड मैंने बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, ज्योतिष होते हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनको पढ़ा है, और काफ़ी डीप चीज़ें भी पढ़ी हैं। सो ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। एक इनके अंदर क्या बड़ी बात होती है ना 7 नंबर वालों के, इनका जो गुरु है वो केतु है, और केतु के पास सिर्फ धड़ है, इतना पोर्शन है। ये तो पोर्शन है ही नहीं। अब ये पोर्शन नहीं है तो ना तो दिमाग है और ना आँखें हैं, तो उसको जो नॉर्मली अपन अगर आँखें नहीं है तो देख नहीं पाएंगे। तो जो हमारा गुरु है ना, उनको दिखता नहीं है आँखों से कुछ, लेकिन 7 नंबर के जो लोग हैं, जिनको वो चला रहे हैं, जिनको वो गाइड कर रहे हैं, वो दिल से सोचते हैं, और उनकी जो उनको इंट्यूशंस पावर उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। मतलब उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। उनको इमेजिनेशन होने लगेगी किसी चीज़ के बारे में, जो चीज़ें आगे होने वाली हैं, उनको वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि अब ये क्या होना है हमारे साथ, या फिर बहुत सारी चीज़ें। आपने कभी फील किया ऐसा कि जैसे आप भगवान में बहुत मानते हो, तो जब हम भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं तो हम उनको फील करते हैं अपने आसपास। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपने फील किया हो अपने आसपास, या बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है क्योंकि वो? बिल्कुल। मेरे साथ एक्चुअली काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत बुरे तरीके से ब्रेक हुई हूँ, और मुझे ऐसा लगा है कि मतलब लाइक अभी कुछ है नहीं, अभी सब ख़त्म हो चुका है। तो अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं खुल के रोना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुल के रो दोगे ना, तो आप लाइट फील करोगे, आपका दुख निकल जाएगा। लेकिन आप जब भरे रहते हो, फिर आप किसी पे भी बरस पड़ते हो। ये ह्यूमन नेचर है। बहुत लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, बट मेरा तो है ये। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं रोना पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के सामने रोना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब आप भगवान के सामने रोते हो ना, तो वो आपको देखते हैं। मैंने ऐसा फील किया है, क्योंकि जब मैं रोती हूँ ना, और मैं किसी बात पे गुस्सा होकर रोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हो, तो मैं उनको आई कांटेक्ट करती हूँ उनके साथ, और मैं मतलब उनसे पूछती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो मुझे हमेशा वो मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि बस इतने पे ही टूट गई तू। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ। तो वहाँ से मुझे एक इतनी स्ट्रॉन्ग एक वाइब आती है कि मैं ऑटोमेटिकली जब उनकी तरफ देखती हूँ, और जब मुझे उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती है, चाहे उनकी तस्वीर भी सामने ना हो, अगर मैं आंखें बंद करूँ, तो मुझे जब वो उनका एक चेहरा नज़र आता है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को बहुत पावरफुल फील करती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कराते हैं कि तू इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है, जो तू चाहे तू वो पा सकती है। मतलब मुझे इतना एनर्जेटिक फील होता है। ओके। तो जैसे देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो आपने जैसे पॉजिटिव एनर्जी हो गई जो आपने फील किया, ऐसे ही कभी आपने नेगेटिव एनर्जी कभी फील किया? मैंने काफ़ी बार चीज़ें फील की हैं, काफ़ी कुछ।
अगर मैं यहाँ वैसे आपको बताऊँ, यहाँ पे आने के बाद मैं जब मुंबई में इस वाले घर में आई, या फिर मैं अगर आपको बताऊँ मुंबई के पहले घर की बात, जहाँ पे मैं सबसे पहले आई थी, मुझे वो घर में ना बहुत एक आपने सुना होगा कि लाइक एक शांति, पीस, मुझे उस घर में वो पीस नहीं मिला, अपना इंटरनल पीस नहीं मिला मुझे उस घर में। पता नहीं क्यों मैं वहाँ पे बड़ा अशांत फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ है। और जब भी मैं वहाँ पे अकेले होती थी ना, तो मैं हमेशा अपने आप को विंडो के साइड रखना, रोशनी में रखना ज़्यादा पसंद करती थी। मुझे लगता था लाइट्स बंद नहीं होनी चाहिए। कभी कुछ आपने देखा भी है? मैंने कभी कुछ देखा नहीं, लेकिन वहाँ पे ना हमेशा आवाज़ें ही आती थी, हमेशा कुछ अजीब आवाज़ें। बराबर वाले घर में अगर कोई भी ना हो तो भी ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई है, उस घर में कोई है। और जिस दीवार पे हमारा बेड था, जैसे कि वो हमेशा वहीं पे नॉक करता है और दरवाज़ा नॉक करना, इस तरीके की बहुत ज़्यादा आवाज़ें वहाँ पे आती थी। और मतलब वहाँ पे था कुछ तो प्रॉब्लम थी। मेरे को वहाँ पे कभी भी अकेले रहने में अच्छा फील नहीं हुआ। फिर जब मैं इस वाले घर में आई, इस वाले घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट कुछ दिनों बाद मुझे ना ऐसा लगा सोते सोते यहाँ पे, आई डोंट नो मेरा वहम था कि क्या था, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बेड पे उस तरफ सोई हूँ और यहाँ पे कोई ब्लैक शैडो और मेरे ऊपर आ रही है। मुझे ऐसा 2 बार फील हुआ। और ये बात है जिस साल हमारी शादी हुई 2002 की, और जब हम नवंबर में यहाँ पर आए, तो मुझे ऐसा फील हुआ। एक बार तो मुझे ऐसा मतलब लिटरली मैं खुली आंखों से थी एंड मुझे लगा यहाँ से कोई शेडो आ रही है, बहुत ऊंची ब्लैक शेडो, और वो मेरे ऊपर आ रही है। एंड सेकंड टाइम मुझे जिस साइड में बैठ के सोती हूँ, उस टाइम मुझे उस तरफ कर्टेन की तरफ से ऐसा फील हुआ नेक्स्ट टाइम में कि कोई शेडो मेरे ऊपर आ रही है एंड वो मुझे ऐसे ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि लाइक मेरी आंखों में पानी था और मैं घबराई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई है 1-2 बार मेरे साथ। बट मैं जब मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं तो मैं भगवान में और ज़्यादा अपना विश्वास बढ़ा देती हूँ, और मैं कभी भी इन एनर्जीज़ को पावर नहीं देती उनके बारे में सोच के, और उनके एग्जिस्टिंग होने पे उनको पावर नहीं देती। मैं सोचती हूँ कि नहीं ठीक है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो क्यों ना हम अपनी पॉजिटिव साइड को हैवी रखें। बेसिकली हम यही होता है ना कि हम जिसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा डेफिनेटली। तो अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी को देख के और ये बोलेंगे कि हाँ ऐसा था, सच में था, और हम उसके बारे में बार बार बात करेंगे तो हमें वो और ज़्यादा एग्जैक्टली क्योंकि वो हमारे माइंड में घर कर जाएगा, और ना चाहते हुए भी हमारा दिमाग उसी को दिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन पढ़ते होंगे, आपको पता है कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अपन जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो देखते हैं, हमारे जो दिमाग में लास्ट टाइम पे जो चीज़ें रह जाती हैं, हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है। के बारे में बताइए कुछ। मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ने क्या चेंजेस लेके आए हैं जब आपको पता भी नहीं था कि मैनिफेस्ट होता क्या है? यस, मैं एक्चुअली वहीं आने वाली थी। तो जैसा कि आपने बताया कि जब मुझे पता भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। स्टार्टिंग से मेरे बारे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब से मैंने बोलना शुरू किया था, जब से मैं जॉब के लिए बाहर निकली थी, कि मैं अपनी बातों को रखती थी। मेरे को ऑटोमेटिकली इतने गट्स आ गए थे कि मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकूं। तो मैं अपनी बातें रखने लगी थी, तो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा लगता है ना जब आप 4 लोगों के बीच अपनी बातें रख पाते हो, किसी से झुकते नहीं हो, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी। एंड फिर धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचती थी कि नहीं मैं अच्छा करूँगी, मेरे को ये करना ही है, मेरे को गलत रास्ते पे नहीं जाना। तो वो कुछ चीज़ें मैं आपकी लाइफ में आपको सिखाने आती हैं। तो कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में भी आया, जैसे कि हैरासमेंट आया, उसने मुझे सिखाया कि अब मुझे कितना स्ट्रांग बन के निकलना है। अगर मैं सीधी बन के जीऊँगी तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, तो मुझे एक ऐसा बन के आना, अगर मैं अंदर से कमज़ोर भी हूँ ना तो भी मुझे स्ट्रांग इमेज दिखानी है अपनी कि मैं डरती नहीं हूँ। ठीक है, वैसे ही जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही और मैं अपने बारे में अच्छा सोचती थी कि मैं एक दिन तो कुछ तो करूँगी, कुछ तो बनूँगी। फिर उसके बाद जब मैं आपसे मिली, आप मेरी लाइफ में आए, तो मुझे अपनी लाइफ एक ब्राइट फ्यूचर की तरह दिखने लगा कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, सब कुछ। मैंने अपना रिलेशनशिप इमेजिन किया, जिसको आप बोल सकते हो कि मैनिफेस्ट किया मैंने अपना रिलेशनशिप कि ऐसा होगा। मैं जब अपने हस्बैंड के साथ रहने आई, वो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ऐसे रहेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे। एंड इन सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की थी। मैंने अपनी शादी को हमेशा से ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि जो मेरी शादी होगी, वहाँ जो मेरा दूल्हा होगा ना, जब वो आएगा ना, तो पूरी दुनिया देखेगी कि मैंने किसे चूज़ किया है। क्योंकि मैं हमेशा शादी के लिए ना करती थी,
तो बराबर जो आस पड़ोस रिलेटिव दोस्त सबको ऐसा लगता था कि पता नहीं ये लड़कों में कितनी कमियां निकालती है, इसको पता नहीं कौन सा मतलब हीरो चाहिए, कौन ही होगा इसके सपनों का राजकुमार, ये इतना बनती है ऐसा करके। तो अब उनको पता नहीं था कि वो एक्चुअली राजकुमार तो है बट थोड़ा सा साइड में अलग जाके। तो मेरे माइंड में शुरू से ये मेरे दिमाग में चल चुका था कि जब भी मेरी शादी होगी, जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा ना, और जब भी हमारी शादी हो रही है तो वो जब आएगा ना तो ऐसा होगा कि सारी दुनिया देखती रहेगी कि हाँ मैंने ये चूज़ किया है। एंड जो वो शादी होगी वो भी बहुत यादगार होने वाली है, और वो शादी वो भी तो ऐसी होगी, हम सबने देखा ही है। यस। तो वो मैं सच में मैंने मैनिफेस्ट की है वो शादी, वो एंट्री जो हमारी हुई, जो वो सब कुछ हमारी शादी के लिए हुआ, और वो जो इतना कुछ वायरल हुआ कि हर एक आर्टिकल, हर एक न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़ चैनल, मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई लैंग्वेज ऐसी बची होगी, शायद वो किसी और कंट्री की होगी जिसमें हमारे इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो मैंने वो हर एक चीज़ मैनिफेस्ट की थी जो मुझे मिली। तो मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। अभी आपकी लाइफ कैसे चल रही है राइट नाउ? अभी एकदम अच्छी चल रही है लाइफ, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। क्या प्लान्स हैं आगे के लिए? प्लान्स अगर मैं बताऊं तो आगे के लिए प्लान ये है कि हमारे पास हमारा एक घर हो, चाहे वो किसी भी सिटी में हो। मैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ को नहीं मानती, बस मैं इतना मैनिफेस्ट करती हूँ कि हमारे पास एक हमारा घर हो। एंड अभी तक मेरा ये है कि जिस दिन घर होगा और मुझे चीज़ें सेटल लगेंगी, उस दिन मैं एक बेबी अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को चाहिए कि हमारे पास एक बेबी बॉय हो, तो यस मैं चाहती हूँ कि एक बेबी बॉय हम अडॉप्ट करें। उसके बाद एक अच्छा सा स्टूडियो बनाएंगे और अपनी ऑडियंस को और एंटरटेन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यश्विका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट पे आई। और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो हो सकता है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए हो हमारे, या कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो उसके लिए सॉरी पहले से। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुझे सुधारने की कोशिश करेंगे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या क्या सुधार चाहिए और इसमें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक एंगल से शूट कर रहे हैं, ये भी एक मेन रीज़न है, और दूसरा अभी एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन फिर भी आप अपने सजेशंस देना मत भूलना, हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। मेरा पॉडकास्ट है। आई एम सो सॉरी भूल जाते हो कि यहाँ पे प्रोफेशनल चल रहा है सब कुछ। सॉरी। तो मिलते हैं जल्दी आपसे हम लोग एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्दी ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस पॉडकास्ट को प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना गाइस, प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच।